हम्म। तहजीब। हेलो हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। तहजीब। हेलो सर, आपकी आवाज कट कट के आ रही है, अच्छे से। अब आ रही है अच्छे से आवाज? हाँ जी, अब आ रही है। हाँ। तो हम एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं जो हमने कल पढ़ा। ठीक है, सर स्क्रीन शेयर कर दो। हम्म, विश्व। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। वी हैव अराउंड 118 classified because we can't study all the elements together, especially स्टडी कर पाए। तो हम करेंगे क्या, अलग अलग साइंटिफिक एलिमेंट को क्लासिफाई करूंगा। पहला नाम आया इसमें डॉबरिनर। और डॉबरिनर एलिमेंट का एक ग्रुप होता है और उसमें मिडल एलिमेंट का जो बिहेवियर है, एटॉमिक मास है, का एवरेज होगा। अर्थमेटिक मीन एवरेज होगा अपर एंड लोअर का। तो सोडियम का मास लिथियम और पोटेशियम का एवरेज होगा। सेम वे में स्ट्रोंशियम का मास कैल्शियम और बेरियम का एवरेज होगा, और ब्रोमीन का क्लोरीन और आयोडीन। एग्जैक्ट सेम नंबर नहीं होगा, अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ ट्रायड, और इसमें एटॉमिक वेट क्राइटेरिया। फिर कौन कॉर्टोइस आए, और उनके बारे में बस एक ही बात है कि उन्होंने एलिमेंट की सिलेंड्रिकल फॉर्म दी। ज्यादा हमने एक्सेप्ट नहीं किया और उनके बारे में ज्यादा बात की भी नहीं। फिर न्यूलैंड का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो थोड़े से प्रोमिनेंट फिगर थे, फेमस थे, उनको मेडल मिला था, डेविस मेडल। उन्होंने बोला कि हर एक एलिमेंट फर्स्ट के जैसा रिपीट करेगा, मतलब उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट के जैसी होगी। कैसे? जैसे अगर हम देखें, यहाँ पे लिथियम जो नेचर है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। उस टाइम में नोबल गैस डिस्कवर नहीं हुई थी, तो नोबल गैस नहीं थी, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 11। हाँ, तो क्या बोलते हैं, इसका एटॉमिक मास कितना था? 3। एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक मास 7, और यहाँ पे था। है ना? तो इसने बोला कि सोडियम और लिथियम की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। क्यों? म्यूजिकल ऑर्डर में है, सारे गामा पाधा निशा फिर से रिपीट होता जाएगा, मतलब प्रॉपर्टी रिपीट होगी। जैसे दोनों एल्कली मेटल, दोनों बहुत ज्यादा रिएक्टिव, वो वाला था। ठीक है, यहाँ पे याद रखना नोबल गैस डिस्कवर नहीं हुई थी। ठीक, तो नोबल गैसेस वर नॉट इंक्लूडेड। फिर आई लोथरमेयर। उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, उन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टी का एनालिसिस किया बहुत डिटेल में, और उसका कंपैरिजन किया एटॉमिक वेट के साथ। याद रखना सिर्फ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ही एटॉमिक नंबर की बात होती है, और सब में क्या होता है? है। बट क्या लोथरमेयर को हमने उतना माना आवाज था? नहीं आ रही नहीं सर, माना। आपकी आवाज क्यों? बंद हो मेंडलीव जाती है जी ने बीच में। पहले पब्लिश कर दिया। मेरी आवाज ज्यादा ही बंद हो जाती है बीच में। अब ठीक है? अब तो ठीक है, लाइक बोलते बोलते फिर एक लाइन सुनती ही नहीं है। मुझे बताना जब जैसे ही ऐसा कुछ हो ना, तो दोबारा से मुझे बताना, मैं थोड़ा मेक श्योर करूंगी चीजें ठीक। फिर ओके। मेंडलीव आए, क्योंकि मेंडलीव ने अपना काम पहले ही रिलीज कर दिया था, और वो पहले पर्सन थे जिन्होंने प्रॉपर पीरियोडिक लॉ दिए थे, मतलब रूल। और वो रूल किसके ऊपर बेस्ड थे? पहली ये था एटॉमिक मास और मॉडर्न का एटॉमिक नंबर, ये डिफरेंस है, बहुत मेजर डिफरेंस है। तो उनका क्राइटेरिया कुछ और था, हमारा क्राइटेरिया कुछ और है। अभी क्या क्या बताया उन्होंने? उन्होंने जो बताया उसमें पहली बात तो ये, अचीवमेंट क्या थी उनकी, कि उन्होंने एटॉमिक
उसके बाद भी उसको मेरा स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं ध्यान किया। ही नहीं है आज। एक- यहाँ पे नेटवर्क का इश्यू है क्या? कौन सा डेटा ऑन है, बिल्कुल चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे डेटा ज्यादा यूज हो गया है तो मैं दूसरे वाले में देखता हूँ। तहजीब अब बेटर आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ। तो क्या अचीवमेंट थी? उन्होंने एटॉमिक मास का क्राइटेरिया लिया, उसी को ही स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया। बोला मैं तो केमिकल प्रॉपर्टी को ध्यान में रखूंगा। आयोडीन दूसरे हैलोजन जैसा है, दूसरे हैलोजन के साथ रख दिया, है ना। टेलुरियम जिसका मास ज्यादा है, फिर भी उसने पहले रख दिया। ये मतलब अपोजिट किया जो होना चाहिए था। दूसरा, उसने बहुत सारे एलिमेंट प्रेडिक्ट किए जो उसके टाइम में थे भी नहीं, उनकी प्रॉपर्टी भी बता दी कि अगर फ्यूचर में एक ऐसा एलिमेंट होगा जो एल्यूमिनियम के नीचे होगा, उसको एक एल्यूमिनियम बोला। दूसरा, सिलिकॉन के नीचे होगा, एक का सिलिकॉन। और उन्होंने बताया कि ये पॉसिबल प्रॉपर्टी हो सकती है, और उनको नाम फिर बाद में अलग पड़े। जैसे एक एल्यूमिनियम को आज हम गैलियम से मानते हैं, और जर्मेनियम, याद रखना। मेंडलीव को इन नाम के बारे में नहीं पता था, उसने तो खाली जगह छोड़ दी थी, है ना। तो एक वर्ड ले देता हूँ यहाँ पे, लेफ्ट गैप। प्रेडिक्ट कर दिए थे एलिमेंट, और उनके लिए खाली जगह भी छोड़ दी थी। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने अच्छे से एक प्रॉपर पीरियड बनाए थे, टेबल के प्रॉपर ग्रुप बनाए थे, और हर एलिमेंट किस ऑक्साइड फॉर्म में और हाइड्राइड फॉर्म में प्रेजेंट होगा उसके बारे में डिटेल। तो ऑक्साइड और हाइड्राइड के बारे में बताया था कि एलिमेंट बनाते हैं। जैसे मान लो सोडियम है, सोडियम ऑक्साइड बनाता है, सोडियम हाइड्राइड भी बना सकता है। कार्बन है, कार्बन CO2 में ऑक्साइड बना रहा है, CH4 में हाइड्राइड बना रहा है। हाँ। यहाँ पे XY लिखे हैं कि नंबर कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, वो तो डिपेंड करता है एलिमेंट कौन सा है। तो हाइड्राइड और ऑक्साइड के बारे में इन्होंने अच्छा खासा बताया था कि ऑक्साइड की फॉर्म में कोई एलिमेंट प्रेजेंट हो सकता है, और दूसरा हाइड्राइड की फॉर्म में एलिमेंट प्रेजेंट हो सकता है। लास्ट जो टेबल है वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। किसने दी थी? मोजले। मोजले, रोजले, है ना, ऐसा बोलते हैं ना। तो वही मोजले हैं जिन्होंने मौज कर दी थी, और इन्हीं के बेस पे आज हम एटॉमिक नंबर का क्राइटेरिया यूज करते हैं, जो कि ज्यादा एक्यूरेट है। तहजीब, ये ज्यादा एक्यूरेट क्यों है एटॉमिक नंबर? करेक्ट। कैसे? सही जा रहे हो? नहीं, नंबर के वेट नहीं, वेट तो मास होता है। नहीं, मोजले ने ही किया था ये। मोजले ने ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया ना। तो आंसर है इसका, एटॉमिक नंबर एकदम कंसिस्टेंटली एक एक करके इंक्रीज होता है, 1 2 3 4, एकदम 118 तक। लेकिन मास एब्रप्टली इंक्रीज होता है, तो वो सही क्राइटेरिया नहीं। ठीक है, यहाँ पे एक एलिमेंट का एक ही एटॉमिक नंबर होगा, लेकिन एटॉमिक मास की बात करें, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट सेम एटॉमिक मास कैरी कर सकते हैं। कोई डाउट? राजीव, कोई डाउट? नहीं सर। पीरियोडिक टेबल की बात करें तो हमारे पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप है, जिनको हम फैमिली बोलते हैं, वो वर्टिकली प्रेजेंट होते हैं। पीरियड की बात करें तो टोटल 7 पीरियड हैं, वो हॉरिजॉन्टली रखे होते हैं, उनको सीरीज भी बोलते हैं। ठीक है। तो वर्टिकल को ग्रुप या फैमिली, हॉरिजॉन्टल को सीरीज या फिर पीरियड। अब पीरियोडिक टेबल की बात आती है, और इसमें थोड़ा सा एप्लीकेशन आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर का, जो हमें ये समझाता है कि देखो, सबसे पहले तो हम देखते हैं शेल कौन सी है। पहली शेल में इलेक्ट्रॉन है, दूसरी शेल में, तीसरी में KL MN, कौन सी शेल में इलेक्ट्रॉन। दूसरा, सब शेल में कौन सी में इलेक्ट्रॉन, S में है, P में है, D में है, F में, कौन सी में।
ये आ गया प्रणाली। हेलो प्रणाली, एम आई ऑडिबल? यस सर, हेलो। ऑडिबल। ओके। सो हम कर रहे थे पीरियोडिक टेबल, और हमने बोला कि पीरियोडिक टेबल को जब क्लासिफाई करेंगे तो मेन जो क्राइटेरिया है, एक है हॉरिजॉन्टल रो पीरियड्स, एंड सेकंड इज वर्टिकल रो ग्रुप, है ना? तहजीब, ग्रुप को हम दूसरा क्या बोलते हैं? वर्टिकल रोज, हॉरिजॉन्टल रोज, वर्टिकल कॉलम। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कॉलम। सो सीरीज एंड तहजीब, हाँ वर्टिकल जी। कॉलम इज आल्सो नोन एज ग्रुप्स। ग्रुप्स और फैमिली। अब तुम देखोगे कि जब पीरियोडिक टेबल में हम शेल और सब शेल की बात कर रहे हैं, तो हम एक आइडिया बताते हैं कि देखो, वी हैव इलेक्ट्रॉन, बट उस इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, उसका आइडिया हमें सेल और सब शेल से लगता है। फिर ऑर्बिटल का आइडिया होता है कि क्वांटम नंबर में कौन से ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना? कौन सी सब शेल में यस सर। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, उसके हिसाब से अलग अलग ब्लॉक बनते हैं। सो हाउ मेनी ब्लॉक डू वी हैव टोटल? क्या? वाई? बिकॉज देयर आर फोर सब शेल, एक एस, एस ब्लॉक, टी ब्लॉक, डी ब्लॉक। तो F जितनी भी सब शेल होती है उन्हीं के ब्लॉक होते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात, एक सब शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही ग्रुप है। एग्जाम्पल, तहजीब, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन एस सब शेल? 2 electrons. Correct. So S have one orbital and two electron. Correct. That's why Electrons. in S block we have two group. One, alkali metal. Alkali metal means metal that form base. Alkali base. Right. And second is Yes. alkaline earth metal. Even these metal are Earth. alkaline, बट इनका स्पेशल बात क्या है कि अर्थ में ज्यादा मिलते हैं। लाइक मैग्नीशियम, कैल्शियम बहुत ज्यादा मिलते हैं, है ना? हमारा कैल्शियम का सोर्स क्या है? फिर दूध। दूध। दूध के अलावा? दूध के अलावा सर मैं तो दूध पीता हूँ, अंडे की शेल्स होती है ना, हाँ। काफी अच्छी है, sweet होती है, हाँ। अच्छी। अंडे की शेल भी खा जाते हो? नहीं नहीं छिलका भी ऊपर वाला? नहीं, मैं थोड़ा सा रहता हूँ। थोड़ा वो ऐसे वो करारा करारा नहीं लगता? तहजीब, जी सर। कैल्शियम सोर्स? थोड़े करोड़े? गोट की लेग्स। गोट की लेग्स? तुम खाते हो नॉनवेज? अच्छा। हाँ तहजीब, तुम्हारा कैल्शियम का सोर्स क्या है? डेयरी प्रोडक्ट्स सारे। डेयरी प्रोडक्ट। नॉनवेज खाते हो? नहीं सर। ओके प्रणाली, डू यू कंज्यूम नॉनवेज? यस सर। ओके। तो तुमने देखा होगा चूना हम घरों में यूज करते हैं, लाइमस्टोन, टाइल्स भी बनी होती है, वो इतना हार्ड है। सो दिस चूना, दिस लाइमस्टोन कंटेन लॉट ऑफ कैल्शियम। दैट्स व्हाट वी आर सेइंग कि ग्रुप टू के एलिमेंट ज्यादा अर्थ में मिलते हैं, ज्यादा अमाउंट में मिलते हैं, मेजोरिटी तो अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। सो एस ब्लॉक हैव टू इलेक्ट्रॉन, टू ग्रुप, one is alkali metal, first one, second one is alkaline earth metal. Why we have two block? Because जितने भी एलिमेंट इन ग्रुप में प्रेजेंट होंगे उनके आउटर शेल में या तो एस में एक इलेक्ट्रॉन होगा या दो, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में होना चाहिए। यस सर। और सारे के सारे मेटल हैं। तहजीब, कोई डाउट? नहीं सर। प्रणाली, हाउ मेनी ऑर्बिटल डू वी हैव इन पी ब्लॉक? 3 orbital. करेक्ट, 3 ऑर्बिटल।
And how many electron? 6 electron. Six 6 electron. electron. Exactly. So in p block we have 3 orbitals. 1, 2, 3. And there are 6 electrons. That's why we have 6 groups. 13 to 18. तहजीब, what is the meaning of chalcogen? तुम लिखते रहो इसमें आंसर. चैप्टर Chalcogen means ग्रुप 16 yes, group 16. What is the meaning of gen means producing. Like halogen, gen means producing. So what is the meaning of chalco? Very important for your exam. ठीक, तुम्हें पता होना चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछ सकते हैं. तो कैल्कोजन एक ऐसा वर्ड है जो थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है. हेलोजन सुनने में थोड़ा इजी लगता है कि पॉपुलर है. तो हम क्या करेंगे, कैल्कोजन पे फोकस करेंगे जिससे यहाँ से मिस्टेक ना हो. एनी रैंडम गैस प्रणाली. Yes, sir. कैल्को मीन्स और. Mm, no idea, sir. और It's ore. कैल्को मीन्स और. दे फॉर्म मेजर और. राइट. Sulfur is present in huge amount. Oxygen is present in many ores. Oxygen, sulfur are popular. So they are ore Yes. forming group. That's why chalcogen, ore forming. Taji, what is ore? मिन- हाँ, बोलो बोलो. जो हम और एक्सट्रैक्ट करते हैं मिनरल्स में से आई गेस वो सब. करेक्ट. अब देखो हमारे पास बहुत सारे मिनरल होते हैं. जैसे कैल्शियम हमें लेना है. कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेजेंट है. कैल्शियम कार्बाइड की फॉर्म में प्रेजेंट है. कैल्शियम सल्फाइड की फॉर्म में प्रेजेंट है. जिस मिनरल में से एलिमेंट को निकालना सबसे इजीएस्ट है, दैट इज ओर. ठीक है. मिनरल फ्रॉम विच इट्स इजी टू एक्सट्रैक्ट द एलिमेंट और मेटल, तो वो और होगा. ठीक है. बहुत सारे मिनरल हो सकते हैं और लिमिटेड होते हैं क्योंकि उसमें से इजी है निकालना. गॉट इट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैलोजन गाइस? Halogen means salt forming. They form salt. NaCl are table salt. Correct? NaCl are table salt. And noble, yes, they are noble. They are best. Nobody can interact with them. So these are the three popular group. Other than that, तुम्हारे पास ग्रुप 13 में बोरॉन की फैमिली भी आएगी. फिर क्या है? ग्रुप 14 में अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा. ग्रुप 14 में कार्बन की फैमिली होगी एंड ग्रुप 15 में नाइट्रोजन फैमिली होगी. ठीक. अच्छा मुझे ये बताओ, क्या बोलते हैं, एकम, कितने एलिमेंट तुम्हें पता है जो तुम रियल लाइफ में सुनते हो कि हाँ सर ये बहुत सुने सुने से लग रहे मेटल, सिल्वर, आयरन, हैं? सिल्वर, आयरन, कार्बन, कार्बन, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, कॉपर, जिंक, गोल्ड, गोल्ड, तहजीब. मैग्नीशियम. और एलिमेंट जो तुमने बहुत सुने हैं कि हाँ इनका नाम तो सुना सुना लग रहा है पहले, 11 से पहले. सर कॉपर जिंक और कॉपर, जिंक, क्लोरीन क्लोरीन, कैल्शियम कैल्शियम, और ऑक्सीजन. ये ऑक्सीजन. हम याद है 9th क्लास में एक जमाना हुआ करता था, इतना प्यारा सा, जब टेंशन नहीं होती थी कि नीट एग्जाम देना है या कोई एग्जाम क्रैक करना है ना. उस जमाने में तुम्हें पहले 20 एलिमेंट का एटॉमिक नंबर लिखा देते थे और बोल देते थे बस 20 याद कर लो. हाँ जी सर. अरे याद है ना? Yes, ये sir. सबके साथ हुआ है ना? हाँ. हाँ. तो
अब उस जमाने में वापस आओ तो वही मेन एलिमेंट थे, शुरू हम वहां से करते थे पीरियोडिक टेबल के। आफ्टर दैट हम थोड़ा सा और चीजें पता चली, हाँ कि ये भी होते हैं। अब सोचो कितने लोगों को मेंडलीविनियम, अरे क्या बोलेंगे इसको, मेंडलीविनियम के बारे में पहले सुना है, या प्लूटोनियम के बारे में पहले सुना है, या नोबेलियम के बारे में सुना है। बहुत रेयर है ना, इसलिए उनको रेयर मेटल भी बोलते हैं, बहुत रेयर है, और वो भी रेडियो एक्टिव है, हम्म, मतलब खत्म होते जाएंगे। आधे घंटे तक तुम सामने रखोगे, इतनी देर में तो खत्म ही हो जाएगा। रेडियोएक्टिव में आता है हाँ, लैंथेनॉइड। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में। तो हमें क्या समझ में आता है कि जो एस और पी के एलिमेंट हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, इनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। और स्टार्टिंग में हमें इन्हीं के बारे में ज्यादा पता था, बाद में धीरे धीरे डिस्कवरी होती गई डीप ब्लॉक के ज्यादा एलिमेंट, जैसे तुम्हें जिंक, कॉपर, आयरन, गोल्ड, प्लेटिनम, ये चीजें पता है, लेकिन ऑस्मियम पता है, नहीं। जिरकोनियम पता है, इतना पॉपुलर है जिरकोनियम। नहीं। दैट्स दैट्स द रीजन व्हाई एस एंड पी ब्लॉक आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, मेन ग्रुप। डी ब्लॉक, अब तुम्हें आगे से समझ में आ जाएगा कि 5 ऑर्बिटल है, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ग्रुप भी 10 ही होंगे। और लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में एंटर करेगा, तो या तो 1 हो सकता है, 10 हो सकते हैं, रेंज है कितने भी हो। क्योंकि इन 12th क्लास यू हैव फुल डेडिकेटेड चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक, उसमें यही पढ़ना है ना। बट ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं, ये फेमस क्वेश्चन है कि डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी क्या है। जैसे तुम देखो कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, क्या स्पेशल चीज है इनके अंदर। ट्रांजिशन एलिमेंट ग्रुप तो एक तो ट्रांजिशन एलिमेंट है, 13 से लेके 18 13 से 18 तो पी ब्लॉक है। किस 18 तो ग्रुप इसकी प्रॉपर्टीज अलग होती है तो बोलते हैं इसको। मतलब एसपी इ- के बीच में इसकी आता है। प्रॉपर्टी अलग होती है, एक तो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, सारे एक्टिव है। और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से बहुत कलरफुल होगा। अब कार्बन उतना कलरफुल नहीं है, लेकिन आयरन तुम्हें कलरफुल मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट वो आयरन 2 की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है और 3 के फॉर्म में भी। इसलिए तुम देखोगे जहां पे कैटलिस्ट की जरूरत होती है ना, कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट एक ऐसा इंसान है जो बहुत बदलता रहता है, दल बदलू है, और हर जगह से यूटिलाइज कर लेता है चीजों को, है ना। अब ये क्या करेगा, जैसे कैटलिस्ट के अंदर आयरन है, जब वो सबस्ट्रेट को लेगा तो मान लो उसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, प्रोडक्ट बना देगा, +2 हो गई, प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा, फिर से +3 हो गई। तो आयरन तो ऐसे कैसा रहा, यूटिलाइज हुआ ही नहीं, बट उसकी वजह से हमारी रिएक्शन हो गई। तो तुम देखोगे जो ये ट्रांसपोर्टर होते हैं या जो कैटलिस्ट होते हैं, उनमें मोस्टली ऐसे एलिमेंट मिलेंगे जिनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो। कॉपर है, +1 में भी हो सकता है, +2 में भी हो सकता है। मैग्नीज है, बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। ठीक है, ये बिहेवियर हम आगे पढ़ेंगे। पैरामैग्नेटिक तुम पढ़ चुके हो, ऐसा एलिमेंट जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बट कुछ एक्सेप्शन थे। एक हम बताओ, कौन से ऐसे मॉलिक्यूल है जिनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इवन नंबर, बट स्टिल वो पैरामैग्नेटिक है। ऑक्सीजन। वेरी गुड, ऑक्सीजन। और ये तो पक्का क्वेश्चन आता ही आता है, आया था ना इस बार टेस्ट में भी। आया था। एक और है, कौन सा मॉलिक्यूल जिसमें इवन नंबर है बट फिर भी वो पैरामैग्नेटिक है। फ्लोरीन। नो, फ्लोरीन में तो डाइमैग्नेटिक होता है फ्लोरीन तो। बोरोन, याद आया। तो ये दोनों पैरामैग्नेटिक थे, लेकिन उनमें नंबर इवन है। ठीक है, लास्ट है एफ ब्लॉक। ज्यादा स्टडी हम नहीं करते क्योंकि ज्यादा डिटेल हमें पता ही नहीं है। 14 इलेक्ट्रॉन है तो 14 एलिमेंट होंगे, बहुत रिएक्टिव है, इसलिए रेडियो एक्टिव भी बहुत ज्यादा है ना। जैसे एक्टिनॉइड के मोस्टली रेडियो एक्टिव ही है। लेंथेनॉइड में एक फेमस टॉपिक आता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन।
और उसका इम्पैक्ट में पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिखेगा, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसकी वजह से। लास्ट इलेक्ट्रॉन है तो पता ही है कि एफ में ही एंटर करेंगे। तो ये चीजें अभी याद नहीं होगी, बस हमें ये पता होना चाहिए 4 ब्लॉक है, जितने उसमें इलेक्ट्रॉन उतने ही ग्रुप, है ना। कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है और वो प्रॉपर्टी हम आगे पढ़ने वाले हैं। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि इन विच ब्लॉक वी हैव ऑल मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, तजीब ऐसा कौन सा ब्लॉक पी आउट ऑफ ब्लॉक। पीडीएफ? विच वन? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक, एग्जैक्टली। क्योंकि याद रखना, चाहे एस हो, डी हो या एफ हो, उसमें सिर्फ मेटल होते हैं। अब यहाँ पे भी देखो, मैंने क्या लिखा है, मेटल। यहाँ पे क्या लिखा है, मेटल। डी में भी, यहाँ पे भी क्या होगा, मेटल, ये भी लिख देते हैं। तो इन तीनों ब्लॉक के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेटल प्रेजेंट है। पी अकेला ऐसा एक ब्लॉक है जिसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड तीनों ही हो सकते हैं, समझे। तो इसमें हम लिख भी देते हैं कि दिस मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड आर प्रेजेंट इन, ऑल थ्री आर प्रेजेंट इन पी ब्लॉक। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन वाला है। कई बार टीचर नहीं बताते क्योंकि उनको लगता है आसान है, बच्चे को पता ही होगा, इतना तो बेसिक है, लेकिन हो जाता है। ये अब आगे पूरा 10th क्लास तुम्हारा, ऐसा लगेगा कि 10th क्लास हमारा रिवीजन हो रहा है। कैसे? मोस्टली मेजोरिटी मेटल है दुनिया में। मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है तहजीब? मेटल की लस्ट्रस और डक्टाइल में लिखा तो है सर, मेलिएबल वगैरह सारा। हाँ, 9th हाँ, में भी था ये सारा कुछ। 9th में भी था, 10th में। कंडक्टर भी होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी, जी। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है। जैसे मर्क्यूरी है तो मेटल, लेकिन सॉलिड नहीं है। अब तुम लोहा देखते हो, गोल्ड देखते हो, तुम्हें लगता है कि अच्छा मेटल तो सॉलिड ही होती है, एल्यूमिनियम देखते हो, लेकिन मर्क्यूरी तो मेटल भी है, उसके बाद भी लिक्विड है। तो ये क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं कि कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड के फॉर्म में प्रेजेंट है। मर्क्यूरी, गैलियम, जर्मेनियम। वैसे तो मेटल बहुत हार्ड होते हैं, हमको पिघलाना बड़ा मुश्किल है, मेल्ट करना डिफिकल्ट है, बॉयल करना डिफिकल्ट है, बट ये गैलियम एंड जर्मेनियम इजीली मेल्ट हो जाते हैं। नॉन मेटल ऐसे कौन से हैं एकम? कार्बन एंड फ्लोरीन। मैंने तो क्वेश्चन तो पूरा किया नहीं। ऐसे कौन से नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है? क्योंकि वो तो या तो सॉलिड होते हैं या गैस होते हैं उसमें। ज्यादा जल्दी बोल दिया ज्यादा जल्दी कर दिया कि अरे सर यही तो आपने सर्कल किया हुआ है, बस यही आंसर होना चाहिए। ठीक है, ये भी सेम ही बात लिखी है कि नॉन मेटल और सेमी मेटल सिर्फ पी ब्लॉक में प्रेजेंट है। ठीक है, ओनली इन पी ब्लॉक। मोस्टली इसकी जो प्रॉपर्टी है नॉन मेटल की उल्टा होती है मेटल। जैसे मेटल बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये आसानी से टूट जाते हैं, ब्रिटल, आसानी से टूट जाते हैं। मेटल कंडक्टर है, ये इंसुलेटर है। मेटल में चमक होती है, मर्क्यूरी में भी होती है, इनमें नहीं होती, है ना। और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, लेकिन कार्बन और बोरॉन एक्सेप्शन है। गोल्ड, सॉरी गोल्ड कह रहा हूँ, डायमंड देख लो, है तो नॉन मेटल, लेकिन इतना हार्ड है कि दुनिया का हार्डेस्ट मटेरियल में से आता है। ठीक है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, आईयूपीएसी नेम। जब हम लेते हैं एलिमेंट का, इसकी जरूरत हमें इसलिए पड़ी। अच्छा, क्यों पड़ी, एकम तुम बताओ। सर वो रशिया और है ना, रशिया एंड यूएस, सोवियत यूनियन एंड यूएस में ना लड़ाई हो रखी थी, वॉर। हाँ जी सर, उसके बीच तो तो आंसर बिल्कुल सही बात है। होता क्या है कि बहुत बार जब क्या बोलते हैं, एलिमेंट का नाम रखते हैं, तो मल्टीपल कंट्री बोलते हैं कि हम नाम ये होना चाहिए। जैसे एक एलिमेंट था 104, ठीक है, सोवियत यूनियन ने बोला कि हम तो इसका नाम कुर्सातोनियम रखेंगे।
और यूएस बोला कि नहीं, हम तो इसका नाम रदरफोर्डियम रखेंगे। दोनों में लड़ाई होगी। अब दुनिया क्या चाहेगी कि ऐसी लड़ाई ना हो छोटी मोटी चीजों के लिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम एक यूनिवर्सल सिस्टम बना देते हैं। जब तक ये ऑफिशियल नाम फाइनलाइज नहीं हो जाता तो तुम IUPAC नाम रख लो। तो 104 था, तो 1 के लिए हम क्या बोलते हैं? अन। 0 के लिए नील, और 4 के लिए क्वाड, और एंड में EM लगा देते हैं। तो ये इसका नाम होगा जब तक हमें पता ना चल जाए। आज इसको हम रदरफोर्डियम बोलते हैं। कोई डाउट गाइस? नो सर। ये NCERT में दिया हुआ था, एकदम टिपिकल वर्ड। और ये मतलब अगर पूछ लिया तो आधे बच्चे तो वहीं पे एकदम धड़ाम से गिरे कि अरे ये क्या था, ये तो पता ही नहीं था, नाम ही नहीं सुना। हाँ, आउट ऑफ सिलेबस आ गया। ये तो NCERT की एकदम डिट्टो लाइन दी हुई है कि पिच ब्लेंड एक ऐसा और है जिसमें यूरेनियम प्रेजेंट होता है। तो यूरेनियम का और है। आगे की बातें आज हम पढ़ेंगे। बताओ, बहुत आराम से हमने रिवीजन कर लिया। अब आगे एकदम प्योर लॉजिकल पार्ट है, कुछ भी याद नहीं करना। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, केमिस्ट्री, अच्छा व्हाट डू यू थिंक अबाउट केमिस्ट्री? की बहुत याद करने वाली चीज है बायो की तरह। इसको तो मैं पढ़ता क्या? इसको तो मैं पढ़ता ही नहीं केमिस्ट्री का। अच्छा, केमिस्ट्री को पढ़ते ही नहीं है? इतने चिल हो गए हो? इतनी आसान लगती है? मुश्किल इतनी लगती है, हाथ नहीं लगाते। मुश्किल इतनी लगती है, हाथ नहीं लगाते केमिस्ट्री को। जैसे हमने कल पढ़ा, तो ऐसा कुछ लग रहा है टॉपिक जो बहुत ही मतलब नहीं, इस तीसरे फोर्थ फर्स्ट चैप्टर में तो ऐसा सा कुछ नहीं लगा। ऐसा मुझे फिफ्थ और सिक्स्थ में डर लगा। ठीक है। तहजीब, व्हाट डू यू थिंक अबाउट केमिस्ट्री? कि बहुत याद करना पड़ता है चीजें? प्रैक्टिस सर, क्वेश्चन करने पड़ते हैं। नो डाउट क्वेश्चन करने पड़ते हैं, बट ऐसा लगता है कि जैसे फिजिक्स में हम बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं तो लॉजिकल है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में। इसमें दोनों होते हैं, इसमें याद भी करना पड़ता है और इसमें क्वेश्चन भी करने पड़ते हैं। हाँ, बट जब इनऑर्गेनिक की बात आती है तो हमें पता है कि केमिस्ट्री के 3 कंपोनेंट है, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। लोग तो सारे बोलते हैं कि इनऑर्गेनिक का तो रट्टा ही मारना है। हाँ, सुना तो है, ऐसे ही है कि रट्टा ही चलता है इसमें। कोटा फैक्ट्री में भी यही बोलते हैं, इनऑर्गेनिक क्या है कि याद ही तो करनी है, रिएक्शंस कर लो हो जाएगा काम। व्हाट डू यू थिंक प्रणाली? केमिस्ट्री ऐसे डिफिकल्ट नहीं है सर, बस हम्म, समझ जाना चाहिए। तो एग्जैक्टली। मतलब वो, हाँ, समझने तक ही केमिस्ट्री डिफिकल्ट है, नहीं तो फिजिक्स समझने तो तक ही केमिस्ट्री केमिस्ट्री। डिफिकल्ट। हाँ। करेक्ट। अब पॉइंट यही है कि केमिस्ट्री डिफिकल्ट नहीं है, यू शुड हैव लॉजिक टू कोरिलेट द थिंग। अगर डेटा और फैक्ट्स को याद करने की कोशिश करोगे कभी नहीं हो सकते, इतना सारा डेटा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बट उनको कोरिलेट करोगे कि अच्छा, नीचे जा रहे हैं, साइड ऐसे चेंज हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी उस हिसाब से चेंज होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में ऐसा इंपैक्ट होगा, रेडियो एक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, है ना? तो कोरिलेट है। जो ये मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ ट्रेंड, यही पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 90% है। अगर ये समझ में नहीं आया, आगे वाले भी नहीं आएंगे, और अगर ये आ गया तो आगे वाले बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं साइज और आयनाइजेशन एंथैल्पी से। पहला टॉपिक है साइज। तो अगर हम साइज की बात करें, 2 टाइप के साइज हो सकते हैं। एक होता है एटॉमिक साइज और दूसरा होता है आयनिक साइज। आयनिक एंड एटॉमिक, तो डिफरेंस क्या होगा एक दोनों में? इसमें हम एटम्स को मद्देनजर अरे क्या प्रभु, इतनी इतनी हिंदी! एटम को मद्देनजर रखते हुए कोड इस नतीजे में पहुंची है। मद्देनजर रखते हुए हम एटम का साइज देखते हैं और आयोनिक में हम आयन्स देखते हैं। एग्जैक्टली। रासायनिक कितना है।
एटॉमिक साइज में हम एटम देखते हैं, मान लो सोडियम हमने लिया तो सोडियम का साइज क्या होगा, और आयनिक साइज में हम देखते हैं कि सोडियम का अगर आयन बन गया उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट आएगा नेगेटिव साइज पे, चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आया पॉजिटिव। पहले हम एटॉमिक साइज की बात करते हैं क्योंकि ये इजी है समझना कि एटॉमिक साइज कैसे वेरी करेगा। एटॉमिक साइज में दो चीजें होती है कि डाउन द ग्रुप कैसे होगा और अलोंग द पीरियड कैसे होगा। Yes. ठीक है, मैं इसको एक काम कर लेता हूँ, 2-3 पेज छोड़ के लिखवाता हूँ क्योंकि हमें बनानी है समरी। समरी इसकी 2 पेज में बन जाएगी, फिर भी मैं मैक्सिमम 3 पेज छोड़ देता हूँ। यहाँ पे करते हैं एटॉमिक साइज, ठीक है, क्योंकि जैसे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद हम करेंगे समरी पूरे चैप्टर की। एटॉमिक साइज ये बोलता है कि जब डाउन द ग्रुप जाओगे तो साइज इंक्रीज होगा और अलोंग द पीरियड डिक्रीज, ये है समरी। ठीक है, एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप Increase. increase and along the period decrease. But why, Pranali? Yes, sir. Why? Why? Because last Why? electrons down the group is increases because the last electrons are enter in different shapes. करेक्ट। देखो बड़ा सिंपल सा है, जैसे हम लिथियम ले, अगर लिथियम हमारे पास एटम है तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा ना, तो टोटल हो गए 3 इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर लिथियम में कितना होता है? 30. 3। बट अगर मैं सोडियम लूं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है तहजीब? Yeah. तहजीब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11. 11। तो फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल 8 electrons, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 electron. because sodium is 11, it means first cell 2, second cell 8, third cell 1, total 11. Now you can imagine down the group, you take lithium here, then sodium, you are going down and size is increasing. Why? Number of shells are added. Got it? Here you have 2, then 8, then 1. Number of shells are added, more number of cell, bigger size, and they are going away from the nucleus. Yes. So what is the reason? Because number of cell are added. So more cell, more size. If you take potassium, there will be 4 shell. Yes. रुबीडियम 5 shell, cesium 6 shell, है ना, ऐसे इंक्रीज होती जाएंगी नंबर ऑफ शेल। तो इसलिए वो दूर भी होता जाएगा, जितना दूर हो जाएगा साइज बढ़ जाएगा। अलोंग द पीरियड क्या होता है तजीब? सर नहीं पता मेरे को। अलोंग द पीरियड Last पहली बात electron नंबर ऑफ सेल रिमेन सेम, करेक्ट प्रणाली? means नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम, क्यों? सेम ही शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं, कभी वो चेंज नहीं होते। जैसे अब खुद सोचो, अगर पहली रो की तुम बात कर रहे हो, एन की वैल्यू 1 है तो शेल सेम रहेगी। एन की वैल्यू 2 है तो सेकंड रो में सारे इलेक्ट्रॉन 2 में एंटर करेंगे। वो 2s हो सकता है या 2p हो सकता है, लेकिन है 2। यहाँ पे सिर्फ 1s में एंटर करेंगे। थर्ड अगर शेल होगी 3s 3p या 3d हो सकता है, लेकिन सेल सेम रहेगी, सब सेल चेंज हो सकते हैं। Got it? तो जो पहले डाउन द ग्रुप में हो रहा था ये तो पॉसिबल है ही नहीं। बट एक चीज है, आप जब सेम शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं तो प्रोटॉन भी तो बढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल मैं लूं यहाँ पे, जैसे कार्बन का और फ्लोरीन का। Yes, sir. कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन है, Yes. सेम शेल में है p में, तो होगा क्या यहाँ पे? Down the group. They're going down. नहीं, अलोंग द पीरियड। Sure. तो यहाँ पे प्रोटॉन है 6, यहाँ पे प्रोटॉन है 9, तो प्रोटॉन भी तो बढ़ गए। Mm-hmm. अब प्रोटॉन ज्यादा बढ़ेंगे तो ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, Mm-hmm. और ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे तो साइज श्रिंक हो जाएगा, Mm-hmm. रिड्यूस हो जाएगा। नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम, बट एज प्रोटॉन number is increasing, so
देयर विल बी मोर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब ज्यादा फोर्सफुली वो अट्रैक्ट करेंगे, और ज्यादा अगर अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्शन मोर बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, साइज सो श्रिंक हो जाएगा, और श्रिंक हो जाएगा तो डिक्रीज हो जाएगा। एनी डाउट एकम, राजीव, प्रणाली? नहीं सर। यस सर। और इसके बाद जितनी भी प्रॉपर्टी ना वो सब साइज पे डिपेंड करती है, ए टू जेड। तो बेसिक रूल तो यही है, या तो यही रखना है कि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज, अलोंग द पीरियड डिक्रीज, बट वाई भी पूछा जाएगा। मेक सेंस? एटॉमिक साइज बेसिकली बस इतना ही है, बट अब साइज निकालना बड़ा मुश्किल काम है। ऐसे क्या एक्सप्रेशन दे रहे हो कि सर बहुत बुरा हो रहा है? नहीं नहीं, तो फॉर्मूला से होते हैं ना, वे भी कोई 12 के साथ ऐड कर देना है। नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं फॉर्मूला ऐड करना। नहीं, यही तो मेरे जो हमेशा शुरू से बोलता हूँ, क्या बात है कि मैं ज्यादा फॉर्मूला नहीं समझाऊँ, तुम्हें लॉजिक बताऊंगा कैसे। प्रणाली, like what is the reason why it's difficult to find out the size of the atom, like atomic size? It is difficult to measure size of atom. Why? So there are two reasons, guys. पहला, साइज ही बहुत छोटा है, 1.2 एंगस्ट्रॉम तक होता है सबसे छोटा, एक एटम का साइज है ना। तो जो एटम का साइज है वो बहुत ज्यादा ही छोटा है, 1.2 एंगस्ट्रॉम को मापना बहुत मुश्किल काम है। ये थोड़ी ना है कि एक बोतल है, एक स्केल ले लो देख लो कितना हो गया, नहीं। हमें एक सेल नहीं दिखाई दे रही है, सेल के अंदर तो बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, है ना, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, उनको मेजर करना तो और मुश्किल काम है। दूसरा, कि इलेक्ट्रॉन का क्लाउड फ्लक्चुएट करता रहता है। जब तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो फिक्स नहीं है, और अगर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड फिक्स नहीं होगा तो क्या साइज फिक्स रह सकता है? नहीं, वो भी चेंज होता जाएगा। अब हमारा अभी रूम है, रूम की वॉल फिक्स है तो इजी है इसको मेजर करना, बट हम रूम में बैठे हैं, इसकी लेंथ है वॉल के बीच में 10 फीट, अगले दिन हमने देखा बहुत ज्यादा तूफान आ गया और 5 फीट रह गई, तो मेजर करना मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि वो फ्लक्चुएट हो रही है। तो एटॉमिक साइज को बताना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, थ्योरेट मतलब प्रैक्टिकली तो नहीं बता सकते। तो करें क्या, करें क्या, जाए तो जाएगा, है ना। तो आंसर है, इसको दूसरे इनडायरेक्ट मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इनडायरेक्ट मेथड क्या है? इनडायरेक्ट मेथड है कि तुम किसी और के साथ इसको देख लो कंपैरिजन करके। मान लो तुम्हें कोवेलेंट कंपाउंड है, क्लोरीन है, ये एक क्लोरीन है, ये दूसरा क्लोरीन है। अगर तुम्हें पता चल जाए कि इन दोनों के बीच का साइज क्या है तो उसका हाफ हो जाएगा। Make sense? मान लो मैं ऐसे रैंडम नंबर ले रहा हूँ कि 200 पिकोमीटर इनके बीच का डिस्टेंस है, नैनोमीटर है, तो एक क्लोरीन का साइज कितना होना चाहिए? 100, हाफ, क्योंकि इनके बीच का टोटल रेडियस कितना है? मान लो 200 है, तो अकेले क्लोरीन का रेडियस कितना होगा? इसका हाफ होगा, 100। बस यही इनडायरेक्ट मेथड है। तो इनडायरेक्ट मेथड में दो चीजें होती हैं, तुम कोवेलेंट रेडियस निकाल सकते हो नॉन मेटल के लिए, और मेटल के लिए मेटालिक रेडियस। इसके साथ ही साइज, जो एटॉमिक साइज है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, कोवेलेंट रेडियस कैसे निकालें? कोवेलेंट रेडियस मोस्टली होती है नॉन मेटल के लिए, जब दो एटम आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए, और कोवेलेंट बॉन्ड का हाफ जो डिस्टेंस है वो रेडियस बता देता है। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होगा? नो डाउट कोवेलेंट बॉन्ड होगा। कोवेलेंट बॉन्ड में पहले ये देख लो कि ये दो क्लोरीन है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है सेंटर में, साइज अलग अलग बन सकता है, इसके सेंटर से इसके सेंटर का बीच का डिस्टेंस टोटल कितना है, उसका हाफ क्या होगा? रेडियस हो जाएगा। मेक सेंस? तो एक मेथड तो ये है कोवेलेंट का।
अगर मेटेलिक बॉन्ड है तो मेटेलिक रेडियस, ये तो मेटल में होगी, नाम से ही पता चल रहा है। तो इसमें दो न्यूक्लियस के बीच का कितना डिस्टेंस है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, वो भी यही बात है। कुल मिला के बात है, तुम एवरेज ले लो, फिर उसको डिवाइड करके देख लो तो तुम्हें पता चल जाएगा, है ना। अब मान लो एक रो है, इस रो में 10,000 लोग हैं, तुम्हें, और सबका साइज, लाइक 10,000 लोग हैं, सबका साइज सेम है, तुम्हें एक आदमी का साइज नहीं पता, तो क्या करो, पूरी रो का साइज देख लो, तो आसान है, बहुत बड़ी है, उसको नंबर ऑफ पीपल से डिवाइड कर दो तो पता चल जाएगा। ये इनडायरेक्ट मेथड हुआ ना, हमने एक का नहीं मेजर किया, हमने तो टोटल देख लिया, क्योंकि वो आसान है बड़े को करना, तो उसको नंबर ऑफ पीपल से डिवाइड करके हमें पता चल गया। तहजीब कोई डाउट? नहीं सर। प्रणाली? नहीं सर। तो हमें समझ में आ गया कि रेडियस ऐसे निकाल सकते हैं। ज्यादा दो कॉमन मेथड हैं, एक तो मेटेलिक रेडियस, एक कोवेलेंट रेडियस। याद रखना ये दोनों ही एटॉमिक रेडियस हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो एटम के बारे में ही पता हो रहा है ना इसके थ्रू। दोनों ही क्या है, एटॉमिक रेडियस, एटम का रेडियस बता रही हैं दोनों की दोनों, चाहे वो कोवेलेंट के तरीके से निकालो चाहे मेटेलिक के। लेकिन ये काम नोबल गैस में नहीं हो सकता। नोबल गैस में से क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि नोबल गैस अकेला एटम होता है, वो दूसरों के साथ इंटरेक्ट नहीं करता। अब सोचो, ये नहीं। मोनो एटॉमिक है, सिंगल एटम है। अब यहाँ पे तुम्हारे पास एक हीलियम है, दूसरा हीलियम यहाँ पे है। अगर तुमने इनके बीच का डिस्टेंस निकाल भी लिया कैसे भी करके, क्या इनका हाफ रियल रेडियस को बताएगा? साइज तो बहुत छोटा था, नहीं। समझे। तो ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं ना, तो तकलीफ देते हैं। वो तो बहुत इजी है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज अलोंग द पीरियड डिक्रीज। बट या तो वो रीजन पूछेंगे या इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। इज इट पॉसिबल टू यूज कोवेलेंट रेडियस और मेटेलिक रेडियस इन केस ऑफ नोबल गैस? नो। व्हाई? because it can't calculate the exact radius. हाँ, बिकॉज इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, दो एटम के बीच का डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है, और वो डेटा भी इनएक्यूरेट बताएगा। इसका साइज एक्चुअल में बस इतना सा है, इतना, जो मैं कलर डिफरेंट कर देता हूँ, बस इतना सा डिस्टेंस है, लेकिन इसमें तो इतना दिख रहा है, डेटा ही गलत है, समझ गए। तो हमारा एटॉमिक रेडियस खत्म हो गया। लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? आयनिक से। एटॉमिक का फायदा क्या है? ये काम आएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आयनिक बहुत आसान है लेकिन, और अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं तो समझ लो 95% आयनिक रेडियस से ही है। आयनिक रेडियस बोलते हैं कि हमारे पास है आयंस। कितने टाइप के आयन होंगे तहजीब? दो। कौन कौन से? टू। Positive, negative. टू हाँ, पॉजिटिव एंड कौन कौन नेगेटिव। से? पॉजिटिव वाले को क्या बोलेंगे? कैटायन एंड कैटायन। आयन। एंड इसको बोलेंगे, कैटायन एनायन। हाँ। अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक कैटायन और एनायन का, जैसे प्रणाली, इफ यू हैव ए नॉर्मल सोडियम एंड सोडियम आयन, तो क्या दोनों का साइज सेम होगा? यही नहीं। हमें पता करना है, यही पूछा जाएगा, कंपैरिजन पूछेगा। तो नॉर्मली कैटायन का साइज छोटा होता है या बड़ा होता है? छोटा होता है। कैटायन का साइज स्मॉल होता है नॉर्मल एटम से, ऐसा क्यों? रीजन इज, अब सोचो कि तुम्हारे पास एक सोडियम का क्या बोलते हैं एटम था, और उस सोडियम के एटम में फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन था। अब मैंने ये डोनेट कर दिया, है ना, और मैंने क्या बना दिया, सोडियम आयन बना दिया। अब सोडियम आयन बनाया तो मैंने क्या कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। अब इसमें प्रोटॉन कितने बच जाएंगे? 11 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन कितने बच जाएंगे? सिर्फ 10, क्योंकि एक मैंने डोनेट कर दिया। Yes, sir. अब बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे क्या
इम्पैक्ट आएगा। क्या प्रोटॉन अब ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि नेगेटिव बहुत कम है, बहुत ज्यादा अपनी तरफ खींच चाहिए, और उससे साइज क्या हो जाएगा, रिड्यूस। तो कैटायन का साइज स्मॉलर होता है देन न्यूट्रल एटम से। कोई डाउट? पहले 11 प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, एकदम सही जिंदगी चल रही थी। अब तुमने एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो इनको डर नहीं होगा, और भी निकाल सकते हैं ये। तो ये क्या करेंगे, और ज्यादा श्रिंक कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। डिक्रीज भी हो जाएगी। हाँ हाँ। तहजीब एनायन में क्या होगा? नाइन लार्जर होएगा। क्यों? मतलब कैटायन बड़ा होता है, वाई? क्यों बताओ? साइज बड़ा होएगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है उसकी शायद। और अपना साइज बड़ा होएगा, मेटेलिक ज्यादा आएंगे, हाँ, अपना रेडियो एक्टिव भी ज्यादा होएगा सर। रिएक्ट ज्यादा होगा। जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे ना, अब क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मान लो क्लोरीन है, क्लोरीन में पहले 17 इलेक्ट्रॉन थे, 17 प्रोटॉन थे। अब तुमने एक और ऐड कर दिया, 18 हो गए। अब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो गए, बहुत क्राउड नहीं हो गया, वो चाहेंगे वो दूर दूर रहे, रिपल्शन बहुत ज्यादा हो गया। रीजन है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से। अंडरस्टूड? बस यही समरी, और इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अगर तुम देखोगे, एक न्यूट्रल आयन है, एक कैटायन और एक एनायन है, तो सबसे बड़ा होता है एनायन साइज में, फिर न्यूट्रल, और एंड में सबसे कम होता है कैटायन। ऐसा कैसे क्वेश्चन है? एक मिनट, अब उस पे क्वेश्चन पे मैं अगले में आऊंगा, फिर बताना दो। अब एनायन का साइज भी अलग अलग हो सकता है। मान लो ऑर्गन है, ऑर्गन का एटॉमिक नंबर है 18। हमारे पास क्लोरीन है जिसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, हमारे पास सल्फर है जिसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, हमारे पास फॉस्फोरस है जिसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिए। ऐसे पोटेशियम भी हो सकता है जिसने एक लूज कर दिया, कैल्शियम भी हो सकता है जिसने 2 लूज कर दिए। अब तुम्हें बताना इसमें से सबसे बिगेस्ट साइज किसका होगा। सर बिगेस्ट साइज तो अपना आर्गन का ही रहेगा, क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस ने गेन किए, तो बहुत ही ज्यादा रिपल्शन, तो साइज मैक्सिमम। प्रणाली सबसे मिनिमम साइज किसका होगा? मिनिमम साइज होगा ऑर्गन का। मिनिमम साइज होगा सॉरी, कैल्शियम का। कैल्शियम, कैल्शियम का। क्यों? लूज किया। ऑर्गन का तो नॉर्मल है, वो तो मतलब कम ज्यादा नहीं, नॉर्मल है। अब ऑर्गन से तुम और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो अब वो प्लेस और भी रिड्यूस होता जाएगा। यस। तो ये याद रखना, ये सीक्वेंस है, और ऐसे ही सीक्वेंस पूछे जाते हैं। यही बता रहे थे या कुछ और बता रहे थे? सर वो मैं तो ये अनायन को आई के साथ रिप्रेजेंट कर रहा था, आई नेगेटिव, हाँ, आई सिंपल और आई एक पॉजिटिव के साथ कर रहा था। बिल्कुल सही। तो यही क्वेश्चन है, और अभी हम डायरेक्ट क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है? तो क्या समझ में आया मुझे? मुझे अगर समरी समझ में आई। ग्रुप निकालने वाला भी वो कर दो, समझा ग्रुप निकालने वाला ग्रुप कैसे निकलते हैं इसके, इसके, लाइक कोई पी ग्रुप से है, कोई किस ग्रुप से है, पीरियड वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी निकाल देंगे हम। तो हमने ये समझा, कैटाइन स्मॉल होते हैं, एनायन नॉर्मल से भी बिग होते हैं, बिगर साइज के होते हैं, और कैटायन पे जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना ही साइज कम होगा। एनायन के अंदर जितना चार्ज ज्यादा, नेगेटिव चार्ज ज्यादा, तो उतना ही साइज ज्यादा होगा। ये थंब रूल याद रखना। अब इस थंब रूल के बेस पे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। रेडी फॉर क्वेश्चंस? यस। हाँ, क्योंकि यही थोड़ा सा ज्यादा लेंथी टॉपिक है, उसके बाद तो हमें बस इसका रेफरेंस यूज करना है। जैसे मैं
पीरियोडिक क्लासिफिकेशन इसमें ओपन कर लो, नीट प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज केमिस्ट्री, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। मोस्टली क्वेश्चन साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्हीं से आते हैं। मेन ग्रुप एलिमेंट ये रहे। अब तुम्हें इसमें निकालना है कि क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं। अब नाम देख के पता करो कि इसमें क्या होगा। नाम देख के ही नहीं पता चला। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ये है कि इसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, है ना। आइसो इलेक्ट्रॉन मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि है सर। नहीं। प्रणाली ऑर्गन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक मिनट सर, मैं 18। मीटिंग से मैं leave हो गई। 18 इलेक्ट्रॉन होंगे ऑर्गन में। यस। तहजीब, पोटेशियम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ये पॉजिटिव में 19। 18। एटॉमिक जो नंबर होता है ना पोटेशियम का वो है 19। उसने एक डोनेट भी तो कर दिया। पॉजिटिव का मतलब डोनेट करना। हाँ, ओके ओके ठीक है। 19। एक कम क्लोरीन में कितने होंगे? क्लोरीन में भी 18 होंगे। कैसे? 18। एटॉमिक नंबर है इसका 17 19 और और एक ये एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। गेन कर लिया है इसने। प्रणाली कैल्शियम में कितने होंगे? 18। 18। 20 एटॉमिक और नंबर 20 है और उसमें से 2 लूज कर दी है, क्योंकि पॉजिटिव का 20 मतलब लूज कर दी है। इलेक्ट्रॉन्स लूज कर। तुम डोनर बनते हो कब? जब तुम पैसे डोनेट कर दो, तो तुम्हारे पैसे कम होंगे डोनेट करने की वजह से। तो पॉजिटिव अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसलिए उस पे इलेक्ट्रॉन कम होंगे। प्रोटॉन सेम है। एक कम सल्फर में कितने होंगे? सल्फर 18। 16 18। प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। 18। सल्फर पे 16 थे और 2 इसने ले लिए। ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं, एटॉमिक रेडियस सीजियम की ग्रेटर है लिथियम और रुबिडियम से। इसके लिए तुम्हें, जैसे हमने कल डिस्कस किया था, पता होना चाहिए कि पहले ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट है। हेली, ने, की, रब, से, फरियाद। ये मैंने कुछ महान चीज नहीं बनाई है, हर कोई यही याद करता है। ठीक है, पूरे इंडिया में यही चल रहा है। सेम हेली, ने, की, रब से फरियाद। फरियाद वाला एलिमेंट रेडियो एक्टिव है, इसलिए मैंने इसको इंसर्कल किया। तो ये नीचे जाते हुए साइज क्या होता है? इंक्रीज। साइज इंक्रीज होता है ना। अब सोचो, क्या अगर हम लिथियम, रुबिडियम और सीजियम में से लें तो सीजियम बिगेस्ट है, उसके बाद रुबिडियम और उसके बाद लिथियम। एनी डाउट गाइस? यस सर। तो यही क्वेश्चन पूछा है, क्या एटॉमिक रेडियस सीजियम का ग्रेटर होगा? ऑफ कोर्स होगा। क्या इन सब का, ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे, तो सी और डी तो जरूर होगा। इसमें से एलिमिनेट करके देखें। सी और डी एक ही ऑप्शन, नहीं नहीं सॉरी, सी एंड ई तो पक्का होगा। तो ये नहीं हो सकता, डी ये ऑप्शन। नहीं हो सकता, बी या डी में से होगा। तो अब हमें देखना पड़ेगा ए क्या है। ए है, ये भी हम कर चुके हैं। अनलाइक गैलियम हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, सीजियम है वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। गलत है ये। गैलियम का भी लो ही मेल्टिंग पॉइंट होता है। हमने बोला था, मैंने क्या लिखा हुआ था कि देखो, मर्क्यूरी अकेला लिक्विड मेटल है, और उसके नीचे मैंने लिखा होता गैलियम और जर्मेनियम का क्या होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग लो पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट। तो ये गलत है। कैसे? ये देख लो नोट्स में, कि हमारे नोट्स में है कि नहीं। कहाँ गया ये रहा। क्या लिखा हुआ इसमें? गैलियम एंड जर्मेनियम लो मेल्टिंग पॉइंट। उसने बोला था हाई, तो ये गलत। तो ए तो गलत हो गया, इसने ट्रू पूछा है। सी और ई तो सही है हमारे, तो एक ही ऑप्शन बनता है। ठीक है, साइज का देख लेते हैं एक दो, बढ़िया सा साइज का बता दो। देखो आ गया। अब तुम अगर समझ गए हो चीजों को, तो बिना ऑप्शन देखे के करना है हमेशा। अब तुम्हारे पास ये 4 एलिमेंट है, तीनों लोग मुझे आंसर बताओ।
सर क्वेश्चन क्या है? एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर बताना है हमें। हाँ, पिकोमीटर में, वो हमें पिकोमीटर से मतलब ये 4 एलिमेंट है हमारे पास, और तुम्हें इन चारों एलिमेंट में से सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे छोटा कौन सा? कार्बन सबसे बड़ा, कार्बन सबसे बड़ा, फिर फिर मैं तीनों से पूछूंगा सेपरेटली। हाँ वैसे मैंने तो दे दिया। हाँ, कार्बन सबसे बड़ा सबसे छोटा। नेक्स्ट, कार्बन के बाद लिथियम सबसे छोटा, लिथियम सबसे छोटा। ओके, फिर इसमें एंड में लिखा था ना। हाँ, फिर ब्रिलियम उससे ब्रिलियम कार्बन से नहीं, बोरॉन, बोरॉन आएगा, फिर ये आएगा बोरॉन, बेरिलियम, फिर आएगा देन बेरिलियम, ओके, सो प्रणाली टेल मी कार्बन योर आंसर। बोरॉन बेरिलियम, कार्बन, बोरॉन, कार्बन बेरिलियम, लिथियम, इज दिस बोरॉन करेक्ट? बेरिलियम, इज दिस करेक्ट? यस सर, ओके, तहजीब? बेरी सर बोरॉन बेरिलियम लिथियम, आई गेस बोरॉन, बेरिलियम, लिथियम। लिथियम, मतलब सेम सेम ना? पहले बोरॉन, बोरॉन बेरिलियम, नहीं लिथियम। अच्छा, पहले बोरॉन, फिर बेरिलियम, फिर लिथियम, फिर कार्बन। आई, पहले कार्बन फिर बोरॉन फिर बेरिलियम फिर लिथियम। मतलब सेम ऑर्डर, राइट? कार्बन, बोरॉन, बेरिलियम, लिथियम। टू फोर आंसर है नहीं। टू वाई? टू हमने नहीं अभी पढ़ा पहले, था कि थ्री। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है और अलोंग द पीरियड क्या होता है, डिक्रीज। तो ये अलोंग द पीरियड है, लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, उसके बाद आता है बोरॉन, और उसके बाद आता है कार्बन। तो हमने क्या बोला था, अलोंग द पीरियड साइज क्या होता है? सेम रहता है, श्रिंक अरे होता है। श्रिंक होता है, डिक्रीज होता है। तो सबसे कम किसका होगा, सबसे ज्यादा किसका होगा? लिथियम का। तो आंसर क्या आएगा कि सबसे ज्यादा लिथियम का लिथियम साइज, बेरिलियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, एंड सबसे कम कार्बन। अब ये तुम क्वेश्चन करके ही समझो इनको कि कैसे आते हैं। बार बार, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज, अलोंग द पीरियड डिक्रीज। अब देखो इसमें, अब तुम्हें अगर आंसर आ गया, फर्क ही नहीं पड़ता, ऑप्शन देख लो किसमें लिथियम सबसे ज्यादा है। लिथियम, बताओ भी आंसर है कि नहीं? ये तो था ना। हाँ हाँ, तुम कैसे गलत हो सकते हो? नहीं, ये देखो ना, हाँ हाँ, बस वो उल्टा था ना। हाँ हाँ, उल्टा। दिक्कत ये थी। अब इनमें से तहजीब, बी का तो फर्स्ट लगा दो। बाद में क्वेश्चन बस लिखूंगा। आधा क्वेश्चन को तो खत्म कर दिया तुमने, देखते ही ऑक्सीजन तो पैरामैग्नेटिक है, हम लिख चुके हैं, है ना? तो मोस्ट रिएक्टिव विद द ग्रुप 18, फ्लेवरिंग आएगा ना। और xenon, xenon, जेनॉन, क्योंकि जेनॉन अकेला ही है ग्रुप 18 का। फ्लोरीन मोस्ट हाँ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जिसका खुद का रिडक्शन हो, दूसरों का ऑक्सीडेशन करे। किसका रिडक्शन हो सकता है, किसके कम होंगे, ज्यादा नहीं हो सकते। फिर नाइट्रोजन के नाइट्रोजन हो सकते हैं, ये अगर हो प्लस गया। 5 है तो +5 से कम हो सकता है। तो इसका ये आएगा। लास्ट, फ्लोरीन हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, वो हम पढ़े कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, कैसे चीज होती है, ये तो आसान लगेगा। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी फिर से पूछ के, ये ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम से कम भी 5 बार नीट में क्वेश्चन आया है ये, 5 बार नीट में क्वेश्चन, इतना पॉपुलर है, बहुत बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम तरीके से, नियरेस्ट आयन, हाँ, ये बताओ सारे, which element expected to form largest ion to achieve nearest noble configuration? तो सबसे बड़ा आयन कौन सा होगा जिसपे सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज? सर नेगेटिव। नेगेटिव। तो अगर ये करना है तो मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। अब देखो कौन से पे सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, डी दिखा देते हैं, बताओ। सर ओ आंसर बी, नहीं देखना, सिर्फ बी। नाइट्रोजन। क्यों? फ्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है, नाइट्रोजन के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज हो सकता है,
सोडियम पे तो खुद पे ही बेचारे पे प्लस है और ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव होता है। अब तुम देख लो जिसमें सबसे ज्यादा नेगेटिव वो सबसे बड़ा। आ रहे हैं ना नीट में क्वेश्चन इसको। सर चार्ज का कैसे पता लगाते हैं? चार्ज का लगाते हैं उसके एटॉमिक नंबर से। जैसे मुझे पता है कि सोडियम का, सॉरी, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 7 है। हाँ, 5 और तो पहली सेल में 2 होंगे, सेकंड सेल में 5 है। अब ये चाहता है कि मैं ऑक्टेट बना के सेटल हो जाऊं, जिंदगी में बहुत परेशानी झेल ली, सेटल होना चाहता है। सेटल होने के लिए चाहिए ऑक्टेट रूल। अब इसको क्या चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नाइट्रोजन 3 नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे ही ऑक्सीजन है 8, पहली सेल में 2, दूसरे में 6, 2 चाहिए। क्लोरीन 9, 1 चाहिए। और सोडियम बेचारे पास खुद ही एक्स्ट्रा है, तो वो एक डोनेट ही कर देगा खुद से, बोले कि मुझे नहीं चाहिए। बताओ, क्वेश्चन हो रहे हैं। ऑक्साइड ये सर समझ नहीं आया, वो चार्ज है ना, मैं एक बार ही वापस बता। पूछो। ये O2 का 1 2 और 6 है, तो 6 नहीं आना चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके वो आसानी रहेगी ना, 2 इलेक्ट्रॉन लेना। अच्छा, दो अच्छा, पॉसिबिलिटी है ठीक है, इसमें। करना है उसका आउटर मोशन में, उसको 2 हाँ, इलेक्ट्रॉन अब चाहिए। इसमें 2 पॉसिबिलिटी है। अगर 6 है ना, या तो ये अपने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, डोनेट कर देगा, या या 2 2 गेन किसी करके। कौन सा आसान है? 2। 2 गेन करना आसान है, 6 लूज करना मुश्किल है। यस ठीक है सर, समझ आ गया। ऐसे यहाँ पे कि या तो ये 7 लूज कर दे, या या एक 1 गेन कर ले। तो यस। 1 गेन करना आसान है। और क्वेश्चन देख लेते, साइज के बहुत क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, बैलेंसिंग भी ऐसे होती है चार्ज के थ्रू? बिल्कुल। ये देखो फिर से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे चलो, पढ़ेंगे आइसोइलेक्ट्रॉन फिर। तहजीब, क्या आंसर होगा इसका? पहला तो नहीं है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? आइसोइलेक्ट्रॉन सेम इलेक्ट्रॉन्स। सेम इलेक्ट्रॉन्स। एग्जैक्टली, कि सेम इलेक्ट्रॉन नहीं है। सर सी ऑप्शन। ऑक्सीजन और फ्लोरीन के सेम इलेक्ट्रॉन होंगे? ऑक्सीजन के है 16 को 8। वाओ, ऑक्सीजन के 16 नहीं है। सर डी डी पार्ट। नहीं, 10 उसके 10 है, वो ठीक है। हम्म, और फ्लोरीन के 9 10 है, दोनों दोनों के के same। 10 है, क्योंकि एटॉमिक नंबर होता है 8, 2 ऐड हो गए। एटॉमिक नंबर 9, 1 ऐड हो गया, दोनों के 10-10 है। तो यहाँ पे डी 11 था, डी। 1 लूज कर दिया तो 10, 12 था, लूज कर दिया। करेक्ट आंसर रहता है जी। मैग्नीज ने अगर, इसका एटॉमिक नंबर होता है 25, अगर 2 लूज कर दिए तो कितने हो गए? 23। और आयरन में 26 होता है, 3 लूज कर दिया, अब कितना हो गया? और एक बात बताऊं, एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना, तुम्हें कुछ भी नहीं देखना। जब 2 एलिमेंट डिफरेंट है तो उनका एटॉमिक नंबर तो अलग ही है। और अगर चार्ज सेम रखोगे तो कभी वो सेम हो ही नहीं सकते। कोई भी एलिमेंट हो, अगर तुम ऑक्सीजन 2 नेगेटिव लोगे, सल्फर 2 नेगेटिव होगा, कभी भी इनमें सेम इलेक्ट्रॉन नहीं, क्योंकि एलिमेंट ही अलग है, तो इलेक्ट्रॉन ही अलग। समझ गए? अगर चार्ज सेम है तो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट, साइज का आयनाइजेशन एंथैल्पी। मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम ज्यादा हमारा लग गया है। इसका बताओ प्रणाली। सर ये ग्रुप 13 वगैरह इसका ये सब ग्रुप तो चलेगा आपने। 30। ये स्पेशल एक्चुअली हम एस ब्लॉक में पढ़ते हैं इसको। ये स्पेशल केस है, ये नॉर्मल नहीं है। नॉर्मली तो क्या होना चाहिए कि नीचे जाते हुए साइज इंक्रीज होगा। बैंगन, आलू, गाजर इन थाली, थैला। थैला थाली। ओके, याद रखना जो तुम्हारे ट्रिक है, जो तुमने ऑलरेडी सुने हैं उन्हीं को याद रखना, नए नहीं करने। अगर पहले पता है तो वो याद रखो, नहीं पता तो फिर ये कर लो। बैंगन, आलू, गाजर इन थाली और थैला, इट्स योर चॉइस। तो लॉजिकली हम क्या देखते हैं कि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है। तो तुम्हें लगेगा कि साइज इंक्रीज होगा तो सबसे बड़ा होगा थैलियम का, और सबसे कम बोरोन का। यही है ऑर्डर, बैंगन, आलू, गाजर इन थाली। लेकिन ये नहीं है। क्यों? अब ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आता है कि डी ब्लॉक के जो 10 थैला। एलिमेंट है, डी ब्लॉक के जो 10 एलिमेंट हैं, अब उनका साइज कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, इसको तो बहुत कम नहीं हो जाएगा। तो इसलिए
इसका साइज बढ़ना चाहिए था लेकिन कम हो गया एल्यूमिनियम से भी। तो क्या आंसर आना चाहिए? ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ये 4 बार नीट में आ चुका है ऑलरेडी। बहुत ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है। क्यों? तुम्हें लगेगा कि अच्छा सिंपल ही तो रूल फॉलो करना है, और ये 3 बार और अलग अलग चैप्टर्स में आएगा, ऐसा नहीं है कि पहली बार पढ़ना है। कोई डाउट? प्रणाली एंड तहजीब एकम। सर वो हमें वो नहीं पता ना सर कि ये दोबारा बता दो, ये समझ नहीं आई। ग्रुप का वो कैसे निकालते हैं पीरियड। ग्रुप का पीरियड बिल्कुल अभी बताएंगे, बस मुझे याद दिला देना दोबारा से। अब इसमें क्या हुआ, क्यों कर रहे हैं सर? जैसे तुमने पोटेशियम लिया, पोटेशियम, कैल्शियम, फिर यहाँ से डी ब्लॉक के एलिमेंट शुरू हो जाते हैं, शक्ति व कर्म, बैंकों निकुंज। ये तुम्हें अभी याद नहीं करने, चिंता मत करो, इतने सारे निकुंजन, और फिर यहाँ से आता है गैलियम। ठीक है, यहाँ तुम देख रहे हो ये है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इनिडियम एंड थैलियम, बैंगन, आलू, गाजर एंड थाली। अब हुआ क्या, जब तुम यहाँ से इधर जाते जा रहे हो तो अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज नहीं होता जाएगा, और गैलियम तक तो बहुत ज्यादा ही डिक्रीज नहीं हो जाएगा, और ज्यादा डिक्रीज होने की वजह से गैलियम का साइज कम, लॉजिकली ज्यादा होना चाहिए था डाउन द ग्रुप, है ना? लेकिन कम है, क्यों? इन 10 एलिमेंट की वजह से। ये बीच के जो 10 एलिमेंट आए हैं, इनमें साइज कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, और गैलियम में बहुत कम हो गया। आप बताओ, कोई डाउट है? तहजीब? नहीं सर, ठीक है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और साइज कर लेते हैं, उसके बाद हम दूसरी चीजें। अरे ये देखो, एकदम लुल क्वेश्चन है। कैंसल्ड हो गए। अरे कैंसिल नहीं हुआ, एक 2015 में एग्जाम कैंसिल हो गया था, लेकिन पेपर तो बना ही था, कैंसिल क्यों आ गए? लीक हो गया था। आपके पास आया? नहीं, आया था, पैसे ले रहे थे 30 लाख। पूरा पेपर ही पकड़ा देते हैं। नहीं, ऐसे आंखें बंद करके लेके जाते हैं एक जगह पे, गाड़ी में बैठा के वहां पे करवाते हैं, और सारे डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, क्योंकि तुम ऐसा भी तो हो सकता है ना, पैसे देने से मना कर दो, तुम्हारा नीट क्रैक हो गया, है ना? फिर उसके ऐसे अभी बाद भी होता है? होता तो है, बस अब मुझे पता नहीं है, जैसे उस टाइम में स्टूडेंट हुआ करता था, जब मैंने नीट दिया था, तो उस टाइम तो था, होता है बस। ये अगर पकड़े गए ना। पकड़े गए। अरे पिछले साल भी तो पकड़े गए, पिछले से पिछले साल 2024 में जो कुछ पेपर लीक हुए थे। तो फिर 720 में 720 लेके आ गए थे। अरे तुम एक बात बताओ, तुम दोनों बताओ, तहजीब एंड एकम, अब तुम्हारे पास एक पेपर आ गया है, तुमने 50, आज के टाइम में तो बहुत मान लो 70 लाख रुपए में तुमने पेपर निकलवा लिया, ठीक है? तुम्हें लगा कि मैं टॉप कर दूंगा, टॉप ही करना चाहोगे ना पेपर लेके, तुम ये थोड़ी ना कि मतलब सेकंड रैंक पे आना चाहोगे, नाम होगा तुम्हारा बहुत बड़ा। अब तुमने पेपर ले लिया 70 लाख में, तुम चाहते हो टॉप में आओ, क्योंकि टॉप में आओगे तो एम्स दिल्ली मिलेगा, है ना? पैसे कोचिंग वाले करोड़ों में देंगे, 5 करोड़ दे देंगे, 3 करोड़ दे देंगे, तो तुम्हारे तो पैसे पूरे हो जाएंगे। लेकिन जब ऐसी सारी चीजें सारे सभी लोगों ने की ना 2024 में, कि जिनके पास लीक हुआ कि मैं भी टॉपर ही बनता हूँ, अब वो इतने टॉपर बन गए कि लोगों को ही शक हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। हैगा, इसलिए कहते हैं ज्यादा वो, ज्यादा लालच आदमी को बहुत तंग कर देता है। समझ गए? साइज इसका तो आंसर मतलब बहुत ही लूल है, फिर भी बता ही दो। फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट। कैल्शियम, जितना ज्यादा पॉजिटिव था उतना छोटा साइज। ठीक है, तो साइज खत्म हो गया। अब सारी चीजें बहुत आसान है, अब मैं 5-5 मिनट में खत्म करूंगा। क्यों? क्योंकि सारी चीजें इसके साथ रिलेटेड है, साइज के साथ। जितना साइज बढ़ता जाएगा चीजें होती जाएंगी। जैसे हाँ,
चार्ज कम होने लग गया है, कोई नहीं, आधा घंटा तो हमें दे ही देगा ये। दूसरा है आयनाइजेशन एंथैल्पी। व्हाट डू यू मीन बाय आयनाइजेशन एंथैल्पी? एंथैल्पी किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए। नहीं, बॉन्ड को तोड़ने के लिए नहीं, आयन को तोड़ने के लिए। आयन बनाने के लिए। आयन बनाने में कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। जैसे तुम्हारे पास एक सोडियम का एटम है, इसके आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितने एफर्ट लगेंगे, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, मोस्ट लूजली इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस एटम। किसी और से नहीं कर सकते, गैस ही होना चाहिए। और यहीं से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, गैस ही होना चाहिए, आउटर मोस्ट ही होना चाहिए, और एनर्जी इसमें चाहिए होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड है। देखो दो चीजें होती है, एनर्जी रिलीज भी हो सकती है कहीं पे, लेकिन इसमें हमेशा चाहिए होती है। इसलिए ये भी नीट में क्वेश्चन आया हुआ है कि एनर्जी अगर यहाँ पे रिक्वायर्ड है तो ये हमेशा एंडोथर्मिक होगा, ऑलवेज। और ऐसे जब नीट में क्वेश्चन आते हैं ना, या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो लोगों को लगता है कि ऑलवेज नेवर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो गलत कर दो, लेकिन इसमें तो ऑलवेज सही है। ठीक है, अब खुद बताओ, जितना साइज छोटा होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल होगा ना। यस यस। अब एग्जाम्पल, मैं तुम लोगों से बोलूं कि अरे मुझे भूख लगी है, एक बिस्किट का पैकेट दे दो, तुम्हारे पास बिस्किट है, तो तुम दे दोगे कि चलो गरीब पे रहम कर देते हैं, है ना। लेकिन अगर 2 साल का बच्चा है और वो खा रहा है, तो मुझसे छीन के दिखा दो, कितनी एनर्जी लगेगी, दुखी करेगा, है ना, नहीं देगा। ऐसे बोले क्यों मेरा है ना। तो यही है, जितना साइज छोटा होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल, क्योंकि एनर्जी बहुत लगेगी। बस यही कॉन्सेप्ट है। अब देखो साइज की वजह से कितना आसान हो गया। साइज अगर स्मॉल तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा, और जितना साइज बढ़ता जाएगा आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती जाएगी। अब तुम लॉजिकली देख लो, यही काम होगा। जैसे तुमने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम अगर तुमने लिया, नीचे जाते हुए साइज पे क्या हो रहा है सर, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या इंक्रीज होगी, और डिक्रीज। डिक्रीज। अगर मैं यहाँ पे लूँ तो प्रणाली क्या फर्क पड़ेगा साइज पे अलोंग द पीरियड, साइज डिक्रीज। साइज डिक्रीज करेगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज। अंडरस्टूड, बस कर, यही थी। ठीक है, अगर पहला इलेक्ट्रॉन तुम्हें निकालना हो तो उसको बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर पहला इलेक्ट्रॉन निकालना हो उसको ऐसे लिखते हैं IE1, पहला इलेक्ट्रॉन। अगर दूसरा निकालना हो तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी IE2। ऐसे ही तीसरा निकालना हो थर्ड, और चलता जाएगा, हमें ज्यादा सा मतलब है नहीं। एनर्जी है तो किस यूनिट क्या होगी इसकी, तरजीब। जूल। एनर्जी है तो यूनिट क्या होगी, पहली बात तो ये एनर्जी है ही नहीं। जूल लगता है हमें जूल होगी, लेकिन ये होगी किलो जूल पर मोल। किलो तो चलो हमने बड़ी यूनिट ले ली, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मेन पॉइंट है जूल पर मोल, यस सर। जूल नहीं, जूल पर मोल है। क्यों, एक मोल तुमने सोडियम का लिया, उस एक मोल के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी पर मोल होगी, ना कि एनर्जी, समझ गए? और नॉर्मली तो ये ट्रेंड रहता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, और एक्सेप्शन ही नीट दे दरादर पूछता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा पूछी जाती है इस कंसेप्ट में। एग्जांपल, तुम देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तहजीब,
यहाँ पे साइज क्या होगा अलोंग द पीरियड, इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज, नहीं सॉरी, डिक्रीज 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 डिक्रीज, अलोंग द सॉरी, हाँ, पीरियड, डिक्रीज। और आयनाइजेशन एंथैल्पी, इंक्रीज। इंक्रीज। है ना। अब दोनों को रिलेट कर रहे हैं हम, लेकिन क्वेश्चन ये है ही नहीं। यहाँ पे तुम्हें यही सेम सीक्वेंस दिया जाएगा और पूछेंगे बताओ किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, तो तुम्हें लगेगा अरे फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है, क्लोरीन की सबसे ज्यादा है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। लेकिन इसमें दो एक्सेप्शन आ जाते हैं। एक, दूसरा फ्लोरीन, फ्लोरीन की भी काफी ज्यादा है। नहीं, फ्लोरीन की इतनी ज्यादा नहीं है। या मैं इसको H और दूसरा कर लेता हूँ, H3 की, H की काफी ज्यादा है। नाइट्रोजन। बोरॉन और ऑक्सीजन को ले लेता हूँ। वैसे तुम नाइट्रोजन बेरिलियम को भी ले सकते हो, एक ही बात है। क्यों? तुम अगर बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। Yes. पहली सेल में 2, दूसरी सेल में तो 1s2 2s2। अब ये फुल फील्ड है, दोनों सब शेल है ना, तो बहुत स्टेबल है। फुल फील्ड बहुत स्टेबल होते हैं। Yes, sir. अब तुम बोरोन लो, एटॉमिक नंबर 5, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 3, 1s2 2s2 2p1। अब देखो, तुम खुद बताओ मुझे, तुम इसका कंपैरिजन करो और इसका कंपैरिजन करो, किस में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल काम है? पी सेक्शन। नहीं, एस 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 में से। सब। एस बहुत छोटा होता है बात और है, फुल फील्ड है। फुलफिल्ड है। बहुत छोटा और फुल फील्ड, दोनों ही रीजन की वजह से बेरिलियम में तो तुम निकाल ही नहीं पाओगे और बोरॉन में बहुत आसानी से निकाल लोगे। तो क्या तुम ऐसे ये नहीं बोलोगे इस केस में कि देखो बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरॉन से ज्यादा होती है? तो जो ये हमारा पर्टिकुलर ट्रेंड था, क्या ये थोड़ा गड़बड़ा नहीं गया? ये तो फिर हर एक जगह इम्प्लाई होएगा। एक्सेप्शन हमें ध्यान बोरॉन और बेरिलियम रखना, एक्सेप्शन। हाँ, कि बोरॉन का कम होता है, लॉजिकली बढ़ते जाना चाहिए लेकिन कम होता है। ऐसे ही ऑक्सीजन का। अब तुम नाइट्रोजन का लिखो सेम। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 14। 14। 7 7। पहली सेल में 2, दूसरी में 5, 1s2 2s2 2p3। अब ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल है ना, तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल तो बहुत स्टेबल होते हैं। हाफ फील्ड फुल फील्ड से भी ज्यादा। नहीं, फुल फील्ड तो सबसे ज्यादा होते हैं, दूसरे नंबर पे हाफ। ऑक्सीजन देख लें, 8 है, 2 6 1s2 2s2 2p4। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा आसान है, 4 में क्योंकि निकालने के बाद और ज्यादा स्टेबल बन जाएगा। 4 में से। हाँ, निकालने के बाद 2p3 बहुत ज्यादा स्टेबल बन जाएगा। तो इसलिए तुम क्या बोलोगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन में से निकालना बहुत आसान है, नाइट्रोजन में से मुश्किल। तो ये सीक्वेंस होगा। बताओ कोई ये डाउट? तो फिर सर हर एक जगह नहीं वो इम्प्लाई जहाँ पे भी एक्सेप्शन होता है वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक्सेप्शन तो फिर सब में ही होगा, देखो। नहीं, वो तो डिपेंड करता है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। इसलिए अगर ये चैप्टर करना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। एक चीज तुम समझो, अगर तुम बहुत स्टेबल हो तो तुम्हें से तुमसे पैसे लेना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि स्टेबल हो, माइंड बहुत अच्छा है, आसानी से किसी से भी ठगे नहीं जाओगे। लेकिन अगर तुम बहुत अनस्टेबल हो, पहले टेंशन है पैसे कैसे कमाए, तो कोई भी आगे बोल देगा ना कि अरे मैं तुम्हें 2 लाख रुपए की नौकरी दिलवा दूंगा, 5 लाख रुपए दे दो मुझे। तुम्हें लगेगा कि अरे 5 लाख तो मैं 2-3 साल में कवर कर लूंगी या कर लूंगा, तो दे देते हैं, कोई बात नहीं, है ना। लेकिन जो इंसान 10 लाख रुपए कमाता हो, अगर वो उसको जाके कि मैं तुम्हें 2 लाख रुपए की नौकरी दिलवा दूंगा, तो क्या बोलेगा? पहली फुर्सत में निकल, है ना। तो एक्सक्यूज मी जो, सर। हाँ तजीब, सर बाकी कल करा देना, फिर मेरा टाइम है उसका। बिल्कुल, बस अभी 2 मिनट दो, क्योंकि ये टॉपिक खत्म होने वाला है। इसके टॉपिक हो ही गया ये तो, ठीक है। हाँ जी तो सर। अब इसमें हुआ क्या कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल लेस स्टेबल से मोर स्टेबल बनता है तो ये करना आसान होगा और जरूरी भी है ना। यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होगी, बहुत कम के साथ ही हो जाएगा। लेकिन पहले तुम बहुत स्टेबल है कोई चीज, उसको अनस्टेबल करना तो बहुत ही मुश्किल काम है ना। मोर स्टेबल से लेस स्टेबल बनाना मुश्किल काम है। एक
गरीब आदमी अमीर बन सकता है आसानी से, अमीर का गरीब करना बड़ा मुश्किल काम है ना। एक छोटा सा कैंडिडेट तुम्हारे साइड में खड़ा हो जाए किसी भी नई पार्टी का, उसको हराना आसान है। बीजेपी को, कांग्रेस को अगर उनके कैंडिडेट होंगे जो बड़ी पार्टियां हैं तो मुश्किल है ना। तो ऐसे केस में आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, बस ये लॉजिक याद रखो। स्टेबल मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, तो एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए। खत्म। वो अपना ग्रुप वाला बता रहे हाँ बिल्कुल, बस मैं एक यहाँ पे हम कर लें क्वेश्चन। हाँ, ये बताओ आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब सीक्वेंस के हिसाब से एकदम सही लग रहा है ना ये देखो, अलोंग द पीरियड इंक्रीज होती है तो बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, क्या ये सही सीक्वेंस है? सीक्वेंस तो सही है नहीं है। आयनाइजेशन एनर्जी का ये सही सीक्वेंस नहीं है। क्यों? नाइट्रोजन का हमने देखा था ऑक्सीजन से ज्यादा होता है, तो ये क्या होना चाहिए, बोरोन से ज्यादा कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन आएगा। खत्म। तो यहाँ पे क्या हो रही है, मिस्टेक हो सकती है और बहुत बड़ी हो सकती है। यहाँ पे मैंने एक दो क्वेश्चन देखा था बस, उसके बाद यहाँ पे इसको हम रोक रहे हैं। देखो फिर से मैंने बोला था ना यही सेम सीक्वेंस पूछा जाएगा। 2019 का क्वेश्चन है कि सेकंड पीरियड है, करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, क्या होना चाहिए प्रणाली? वो तो फिर मैं देख के बता दूंगा ना। बोरोन और बेरिलियम का रख के ना। तुम्हें स्पेशल ध्यान देना है एक तो ऑक्सीजन के ऊपर और एक बोरॉन के ऊपर, और सारे नॉर्मल है ना। सर एक बार वापस लॉजिक बता दो, ये वाला जो आपने बताया। जो बहुत ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल है ना, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल। हाँ, ठीक है सर, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। मैं तभी वहाँ सबसे पहले तो होना ये चाहिए था लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। हाँ हाँ तहजीब। सी। हाँ सी। सो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, ये होना चाहिए था। बट दो एक्सेप्शन आ गए, बोरॉन और ऑक्सीजन और बोरॉन। तो अब पहले बोरॉन आएगा, फिर बेरिलियम, कार्बन नॉर्मल, उसके बाद पहले ऑक्सीजन आएगा, फिर हाफ फील्ड पहले आएंगे या फुल फील्ड पहले आएंगे? फुल फील्ड तो हमेशा स्टेबल होते हैं, इसलिए तुम देखोगे इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। सर नोबल गैस में से तो इलेक्ट्रॉन तुम निकाल ही नहीं पाओगे, तो मैक्सिमम आयनाइजेशन एंथैल्पी नोबल गैस की होती है। तो ये टॉपिक खत्म हो जाता है, बस एक लाइन लिख दो, बस हो गया है तजीब। पहला कि आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम होती है किसमें, नोबल गैस में, क्योंकि उसमें से निकालना इम्पॉसिबल है। फुल फील्ड में भी होती है। फुल फील्ड में, क्योंकि ये फुल फील्ड है ना। और एक बात, अगर कभी भी आयनाइजेशन एंथैल्पी दिया हुआ है 1 2 3 नहीं दिया हुआ, तो तुम्हें इसको 1 ही मानना है, कंसिडर करना है। अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ तो आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट की ही बात कर रहा है। बताओ, हो गया टॉपिक खत्म। वही रहता है अपना। अब देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी कितनी कम देर में हुआ, क्योंकि वो साइज पे डिपेंड करता है सब कुछ। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी साइज पे डिपेंड करती है, और आयनाइजेशन, सॉरी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी साइज पे डिपेंड करती है, इसलिए वो काम तीनों मिला के 15 मिनट में हो जाएगी, है ना। ठीक है, बहुत आज के लिए कुछ नया सीखने को मिला। यस तहजीब, सर। हाँ जी सर। प्रणाली, प्रणाली आवाज आ रही है?